हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में मैं वैज्ञानिक संकेतन स्टार्ट किया था। मैंने आपको वैज्ञानिक संकेतन में मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई थी कि जब हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा था जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं उनके मास तो बहुत कम होते हैं, उनके द्रव्यमान तो बहुत कम होते हैं, यानी कि अणु और परमाणु के द्रव्यमान तो बहुत कम होते हैं, लेकिन संख्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब उनको हमें गुणा भाग जोड़ घटाना करना हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ संकेतन, एक संकेतन दिया, कुछ नहीं, एक संकेतन दिया कि n इंटू 10⁻n n के रूप में बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखा जाए और उसके बाद उनको क्या किया जाए, घटाया या जोड़ा या गुणा किया जाए या तो भाग किया जाए। ठीक है यानी कि योग करना है, हमें घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है, तो बड़ी बड़ी संख्याओं को पहले इस रूप में लिख दिया जाए और उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। और n और ये n में कितना डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया है कल। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये n एक बहुत बड़ी संख्या होगी जिसको बाद में क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। उसके बाद 10⁻ जो n चढ़ा है, ये n किस पर डिपेंड करता है कि पॉइंट कहाँ है कि नहीं है। पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हो या राइट हैंड साइड लेके आ रहे हो तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू प्लस या माइनस हो जाती है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको कल बता दी थी। अब वैज्ञानिक संकेतनों को योग करना या घटाना हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ना हम योग करना सीखते हैं। ठीक है, कि वैज्ञानिक जो संकेतन होते हैं उनको जोड़ा कैसे जाता है, फिर मैं घटाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको भाग करना सिखाऊंगा। पहली बात, जब आप योग करते हो या घटाते हो, ठीक है, तो योग और घटाते समय ना आपको क्या करना होता है, जो घात होती है ना, ये घात जो n लिखा हुआ है, इस घात को क्या करना है, सेम रखना है। ठीक है, योग करते समय जो ये घात होती है, n होती है, ये क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। यानी कि पावर आपको क्या करनी है, सेम करनी है। योग करते समय पावर सेम करनी है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे मैं आपको सिखा देता हूं, यहां पर सपोज करो आपके पास 5.4 इंटू 10⁻⁻² है एक। ठीक है, और इसको हमने क्या किया है, जोड़ा है किसके साथ, इसको जोड़ा है 4.6 इंटू 10⁻³ के साथ। ठीक है, ये दो डिजिट है, इनको हमने क्या करना है, जोड़ना है। ये जो दो वैज्ञानिक संकेतन, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए मैंने क्या कहा है, सबसे पहले जो ये n लिखे गए हैं ना, ये आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब या तो इस -2 को आप क्या कर दो, -3 कर दो, या तो इस -2 को -3 कर दो, या तो इस -3 को -2 कर दो। ये आप पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ठीक है, अब -2 को -3 करो या -3 को क्या करो, -2 करो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम क्या करें कि -3 को -2 लेके आ जाते हैं। तो जैसे -3 को -2 लेके आएंगे तो यहां पर क्या होगा, मैंने कल भी बताया था, अगर आपको ध्यान हो, दशमलव को कहां लेके जाना है। अगर आप दशमलव को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कम होने का मतलब क्या है, ये -3 तो ये -4 हो जाएगी। समझ में आ रही बात। और अगर आप लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के यहाँ वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ने का मतलब -3 से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात भाई, -2 बड़ा है या -3 बड़ा है, आप अच्छे से जानते हो -2 बड़ा है। तो अगर मुझे -2 लेके आना है इसको, यानी कि मुझे डिजिट बढ़ानी है यहाँ, तो अगर मैं यहाँ संख्या बढ़ाऊंगा, यहाँ नंबर बढ़ाऊंगा, तो यहाँ मुझे कम करना पड़ेगा। इसीलिए दशमलव को क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जाऊंगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.46 इंटू 10⁻⁻² और प्लस में 5.4 इंटू 10⁻⁻²। अब क्या है, देखो पावर क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो 10⁻⁻² को तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे।
और इनटू में इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसको, 5.4 प्लस 0.46 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐड करके देख लो, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 तो बना ही रहेगा, 4 और 4 कितना आ जाएगा आपका 8, एंड पॉइंट में आपका आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 5.86 इंटू 10⁻⁻²। ये है आंसर। ठीक है, ऐसे हमें इसे क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ध्यान आ रहा है, समझ में आ रही बात। मैंने क्या कहा, अगर हमें एडिशन करना है, योग करना है, तो योग करते समय, या अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना है, घटाना है तो चाहे आप योग करो चाहे आप घटाओ, ये n पहले आपको सेम करना है, उसके बाद इसको कॉमन ले लेना है, और जो आपको ये संख्याएं दी गई इसको जोड़ देना है या घटा देना। अच्छा, यही काम मैं आप घटाने का करता हूं। ठीक है, योग के बाद आता है आपका घटाना। अभी वैज्ञानिक संकेतनों को घटाते कैसे हैं वो हम देखो। सपोज करो 6 पॉइंट आपको क्या दिया गया, 2 इंटू 10⁻⁻4 दिया गया। ठीक है, और यहां दिया गया माइनस के साथ दिया गया आपको 6.2 था, यहाँ पे माना कि आपको 5.3 दे दिया है, इंटू 10⁻⁻ क्या कर दिया है, 5 कर दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, आपको इक्वल इक्वल करना होता है। ठीक है, सो आपकी इच्छा, आप इसको बढ़ाओ चाहे इसको कम करो या इसको बढ़ा दो, मतलब इसको या तो -5 लेके जाओ या तो इसको -4 कर लो। तो अगर मैं इसको -4 कर लूं तो संख्या को बढ़ा रहा हूं, यानी कि ये पॉइंट मैं यहां लेके आऊंगा, तो ये आ जाएगा आपका 6.2 इंटू 10⁻⁻4 माइनस में ये आ जाएगा आपका 0.53 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपका इजी पड़ गया। 10⁻⁻4 को क्या कर लो, कॉमन ले लो, एंड इनटू में 6.2 माइनस 0.53, इसको आप घटा करके आंसर निकाल सकते हो। निकाल सकते हो निकाल लोगे ना, है कि नहीं है। मैं 10 में से 3 गया, बचेगा आपका 7, फिर आपका ये बन जाएगा 2, और ये कितना आ गया आपका 6। ऐसे जोड़ दो ना, देखो ये है ना 6.2 है, और 6.2 में कितना है 0.53 को घटाना है, तो यहाँ 0 लेकर के ये निकाल लो आप लोग, क्या आ जाएगा 10, 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 में से 6 गया, 6 बच गया, है कि नहीं है। एंड 5.67 आंसर आ जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁻4। भाई इतना तो जोड़ घटाना तो आता ही है ना सबको, बस मुझे तो वैज्ञानिक संकेतन को कैसे घटाते हैं जोड़ते हैं वो सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो 10th क्लास में, इतना तो पता ही है, इस सिलेबस में इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करते समय हमें कुछ नहीं करना है, घातों को जोड़ देना है। गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं और भाग करते समय घातों को घटा देते हैं, ध्यान रखना। गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं और भाग देते समय घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो ये आ गया आपका 5.6 इंटू 10⁻⁻, कितना आ गया, माना कि माइनस नहीं, चलो प्लस में कर देते हैं, ये माना कि 8 है। ठीक है, और इनटू में ये माना कि आपका 6.3 इंटू 10⁻4 है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, घातों को तो जोड़ देते हैं, यानी कि 10⁻8 + 4 आ जाएगा, घात को तो जोड़ दिया, तो 8 + 4 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 10⁻ हो जाएगा 12, तो घात तो आ गई आपकी 10⁻12। ठीक है, साइड में लिख देता हूं इसको, है ना, तो घातों को तो जोड़ देना है, यानी कि इनटू में 10⁻ कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। अब यहाँ क्या करना है, 5.6 इंटू क्या कर देना है, 6.3 कर देना है, और इनको जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आंसर लिख देना है। ठीक है, तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं, बाकी इसका गुणा तो कर ही लोगे आप लोग। इसी प्रकार जब हम भाग देते हैं तो भाग देते समय घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घटा देते हैं, कैसे घटाते हैं अभी बताता हूं।
जब भाग देते समय आपको क्या करना है, घातों को क्या कर देना है, घटा देना, ठीक है। जैसे आपका 4.8 इंटू 10 टू द पावर माना कि 4 है और यहां पर भाग है और लिख दिया आपने 2.4 इंटू 10 टू द पावर माना कि 2 लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 4.8 अपॉन में लिख देंगे 2.4, ये तो भाग देना ही देना है, और गुणा में 10 की पावर 4 है और पावर में ये पावर जो 2 है इसको घटा देना। मैंने क्या कहा, यहाँ पे घातों को घटा देते हैं, तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, देखो 2.0 इंटू 10 टू द पावर 2। इजी है ना भाई। बस ये क्या किया ये तो आपको पता है, ये गुणा भाग जोड़ घटाना करना तो आपको आता है। ये बस पावर का ध्यान रखना है कि पावर कहाँ पे जुड़ेगी, कहाँ पर घटेगी, कहाँ पर सेम होगी। जुड़ेगी कहाँ पर, जहाँ पे आप गुणा करोगे। घटेगी कहाँ पर, जहाँ पर आप भाग दोगे। सेम कहाँ पर करनी है, जहाँ पर आप जोड़ कर रहे हो या तो उसको क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आप लोग अच्छे से पिछली वाली वीडियो देख लेना और ये वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है। अब आपका टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। काफी इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आइडिया आपको कल दे दिया था, कोई भी मान कितना परिशुद्ध है ये हमेशा ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, सार्थक अंक की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि किसी भी मान की परिशुद्धता अगर हमें देखनी है तो उसकी परिशुद्धता ज्ञात करने के लिए हमें सार्थक अंक की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी मान कितना परिशुद्ध है डिपेंड्स ऑन सिग्निफिकेंट नंबर। आपको ध्यान रखना है, जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे, नोट करके कहीं पर लिख देना, किसी भी मापन के मान में जितने ज्यादा सार्थक अंक आ रहे हैं हम कहेंगे वो उतना ही ज्यादा क्या है, परिशुद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 3.0 एंड 3.00 में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बच्चे ध्यान रखते नहीं है, लिख देते हैं सेम है, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स में पढ़ा होता है कि 3.0 का आप 3 लिख दो और 3.00 3 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। कहाँ, जहां आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि इतने में तो सारा का सारा खेल ही खत्म हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो आपको लिखना है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है डिफरेंस है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो आपके 2 होंगे और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर यानी एक सार्थक अंक 3 हो गए। ये कैसे होते हैं तो मैं बाद में बताऊंगा। यानी कि ये मान जो है वो ये कम परिशुद्ध है, ये वाला मान ज्यादा परिशुद्ध है, ठीक है। तो कोई भी मान ज्यादा परिशुद्ध कब होगा, जब उसके सार्थक अंक ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सार्थक अंक निकालते कैसे हैं, क्योंकि आपको पता तभी तो चलेगा जब आपको सार्थक अंक निकालने आते हैं। अब आपको सार्थक अंक निकालना तो आता नहीं, तो परिशुद्ध मान कैसे ज्ञात करोगे आप लोग। समझ में आ रही बात। एक सेम डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, पता है 2 डिफरेंट डिजिट में देख लेना कि कोई मान अलग दिया हुआ है, कोई मान अलग दिया हुआ है, और ज्यादा जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर आ रहा है आप सोचो कि वो ज्यादा परिशुद्ध नहीं। मैं अकेले एक वैल्यू की बात कर रहा हूं, एक अकेली वैल्यू है जैसे 3 पॉइंट। अब 0 इसमें कितना ज्यादा आप लगा रहे हो, जितने ज्यादा आप इसमें 0 लगा रहे हो वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, परिशुद्ध हो जाएगा मान। मैं एक अकेले वैल्यू की बात कर रहा हूं, डिफरेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, डिफरेंट वैल्यू में हम ये जरूर देखेंगे कि कौन सा मान ज्यादा परिशुद्ध निकाला गया है। तो वो हम जरूर देख सकते हैं कि जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट आपको नंबर नजर आ रहे होंगे तो वो मान आपको ज्यादा परिशुद्ध नजर आएगा, ठीक है। चलो सार्थक अंक निकालना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, रूल आपको ध्यान रखने सार्थक अंक निकालने के लिए। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। सारे के सारे अशून्य जो अंक होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सार्थक अंक है, ठीक है। यानी कि एक भी शून्य नहीं लग रहा है विद डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सारे जैसे मैं 323 लिख दूं, तो अगर मैंने ये लिखा है 323, मैं कहूं इसके कितने सार्थक अंक है, तो इसमें कोई 0 नहीं है ना, तो सारे के सारे सार्थक अंक है 3 है। अगर मैं लिखूं 3.234, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे सार्थक अंक है। जितने भी अशून्य अंक है सब सार्थक है, चाहे उसमें दशमलव लगा हुआ है चाहे दशमलव नहीं लगा है। डेसिमल पॉइंट का यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, सारे के सारे अशून्य अंक। पहला पॉइंट क्या है, सारे के सारे
अशून्य अंक क्या है, आपके सार्थक अंक हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे मैं लिखूं 8.5426 कितने सार्थक अंक है, तो पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, आप अशून्य अंक देखो कितने हैं, 4 और 1 5, तो ये सारे के सारे सार्थक अंक है। ठीक है, सार्थक अंक समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया सार्थक अंक का, कि जितने भी आपको अशून्य अंक मिलेंगे वो सारे के सारे सार्थक होंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ना जीरो से रिलेटेड है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना आपके जीरो से रिलेटेड ही होते हो, कि जीरो को कहाँ पे सार्थक माने कहाँ पर नहीं माने। एक्चुअली में है भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बातें, लेकिन अगर आप लोग इस रूल को अच्छे से समझोगे यहाँ पर जो मैं सिखा रहा हूं, तो आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब जीरो से रिलेटेड मैं आपको बात बता देता हूं। अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, यानी कि दो सार्थक अंकों के बीच में यदि जीरो मौजूद है, तो वो सारे के सारे जो जीरो होंगे सार्थक अंक होंगे। बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर all zero are significant figure, all are significant figure। शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर जीरो जो है वो दो सार्थक अंकों के बीच में है, तो वो सारे के सारे आपके क्या है, वो सारे के सारे आपके सार्थक अंक है, वो सारे के सारे आपके क्या है, सार्थक अंक है। जैसे मैं लिख दूं 2002। अब देखो ये वाला जो 2 है, क्या ये सार्थक अंक है? अभी अभी पहला पॉइंट यही तो कहा था मैंने, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जब सारे के सारे अशून्य अंक सार्थक अंक हैं, तो ये भी अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, ये दोनों के दोनों अशून्य अंक है, और ये सार्थक अंक है। तो इन सार्थक अंक के बीच में आप जितने भी जीरो लगाओगे, ये भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। तो मैं कहूं आपसे कि 2002 में कितने सार्थक अंक हैं, तो आप इजीली बता सकते हो सर 4 सार्थक अंक हैं, बता सकते हो। अच्छा, मैंने लिखा 3.10006 क्या ये सार्थक अंक है? तो आप कहोगे बिल्कुल सारे के सारे सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीरो आए हैं, ये सारे के सारे किसके बीच में है, दो नॉन जीरो डिजिट यानी कि दो सार्थक अंकों के बीच में है। तो ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, तो इसके बीच में जितने भी जीरो होंगे, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो अब यहाँ पर कितने सार्थक अंक बन रहे हैं, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 सार्थक अंक है। तो जीरो से रिलेटेड बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहला पॉइंट यहाँ पर, मतलब पहला पॉइंट तो रूल जो था वो तो ये था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, सारे के सारे अशून्य अंक सार्थक अंक है। अब जीरो में मैंने क्या कहा, अगर दो सार्थक अंकों के बीच में आपको जीरो नजर आ जाए, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है, अगर जीरो जो है ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में ना हो, यानी कि जो अशून्य अंक है, जैसे मैंने 2 2 लिखा था, माना कि 2 और 2 नहीं हो, केवल और केवल आपके क्या हो, एंड जीरो की बात करते हैं। चलो, मतलब एंड जीरो, मतलब यहां पर तो एंड में क्या था, एंड में कोई अशून्य अंक था, लेकिन अगर एंड में कोई जीरो आ रहा है, जैसे कि 3400, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जीरो आपके सार्थक अंक है, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। यानी कि एंड में अगर आपको जीरो नजर आ रहा है, तो वो अभी तक सार्थक अंक नहीं है। कब तक? जब तक कि हम यहां पर डेसिमल पॉइंट ना लगा दें। तो पहले ना मैं डेसिमल पॉइंट वाला बता देता हूं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड जीरो के लिए एक रूल याद रखना है, डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है, डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है, और डेसिमल पॉइंट होने के बाद प्लस जीरो कहां पर होना चाहिए, एंड में होना चाहिए। यानी कि अगर डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद एंड में आपको जीरो नजर आ रहा है, तो वो जीरो आपका क्या होगा, सार्थक अंक होगा। जैसे मैं लिखूं 2.320, अब मैं कहूं कि क्या ये सार्थक अंक है, तो आपको देखना है बिल्कुल डेसिमल पॉइंट आ चुका है, यानी कि जीरो से पहले कहीं ना कहीं डेसिमल पॉइंट आया है।
तो किसी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एंड में कोई जीरो है तो ये आपका सार्थक अंक है। यानी कि इस संख्या में टोटल कितने सार्थक अंक हैं, तो आप लिख सकते हो 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि यहां पर जीरो भी है वो सार्थक अंक है। लेकिन अगर दशमलव नहीं है, अगर दशमलव नहीं है तो ये जीरो आपके सार्थक अंक नहीं है। ये बात ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। अब इस पॉइंट में मैं अगर आपसे कहूं कि चलो यहीं पर अगर मैं 3.400 लिख देता और अब मैं आपसे पूछता कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप लोग काउंट करके बता सकते हो। एक बार पॉज करके देख लो और खुद देख लो, आंसर दे दो, उसके बाद मेरा आंसर सुनो। देखो मैंने क्या कहा, डेसिमल पॉइंट के बाद एंड वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितने भी फिगर आ रहे हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितने भी फिगर आ रहे हैं, चाहे वो जीरो हो चाहे वो नॉन जीरो हो, ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। पहले वाले मैंने कहा था ना, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर सारे के सारे जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मतलब दो सार्थक अंकों के बीच सारे के सारे जीरो सार्थक अंक होते हैं। तो क्योंकि ये जीरो जो है अब ये सार्थक अंक बन चुका है ना अपने आप में, तो अगर ये जीरो सार्थक अंक बन चुका है तो इसके बीच में, और इस ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, तो इन दोनों सार्थक अंक के बीच में जितने भी अंक आएंगे वो सारे के सारे सार्थक होंगे। डजंट मैटर जीरो है या जीरो नहीं है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आ गया होगा आपको कि एंड जीरो के लिए आपको देखना है दशमलव होना जरूरी है। जैसे यहां पर दशमलव नहीं है तो ये वाले जीरो आपके सार्थक अंक नहीं है। लेकिन अगर यहां पर दशमलव आ गया तो मैंने कहा ना, ये सारे के सारे सार्थक अंक हैं, ठीक है, पहचान लोगे ना। 3 रूल के बाद मैं आपको चौथा रूल बता देता हूं। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल जो है वो है आपके इनिशियल जीरो के लिए। अगर जीरो आगे हो, जैसे ये 0.0034, तो अगर ऐसे आगे जीरो लगे हुए हैं तो ये सारे के सारे जीरो जो होंगे सार्थक अंक नहीं होंगे। चाहे अब दशमलव लगा हो चाहे नहीं लगा हो, तो ये सारे के सारे आपके सार्थक अंक नहीं है। यहां पर केवल और केवल आपको 2 सार्थक अंक मिलेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर सार्थक अंक से पहले जीरो है, यानी कि इनिशियल जीरो की बात कर रहा हूं ना मैं, जितने भी जीरो आपके आगे होंगे, चाहे वो दशमलव के बाद हो चाहे वो दशमलव के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अशून्य अंक से पहले के हैं, अगर ये सारे के सारे अशून्य अंक से पहले के हैं, ये दोनों अशून्य अंक हैं और इनसे पहले जितने भी जीरो लगे हैं, अगर इनसे पहले सारे के सारे जीरो हैं और इसमें कोई भी एक अशून्य अंक नहीं है, तो ये सारे के सारे जीरो क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। यहां पर केवल और केवल आपको क्या मिलने वाले हैं, 2 सार्थक अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले अगर आपको सारे के सारे जीरो दिखे, उसके बाद आपके पास अशून्य अंक आए, तो ये कोई भी सार्थक अंक नहीं है। लेकिन अगर यहां पर मैं 3 लिख देता और उसके बाद मैं ये करता, तब ये सारे के सारे सार्थक अंक हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो अगर अशून्य अंक से पहले सारे के सारे शून्य है तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं है, ठीक है। अशून्य अंक से पहले के सारे शून्य सार्थक अंक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये जीरो देखो, अब आप, मैंने क्या कहा था, दशमलव के बाद जीरो ना एंड में होना चाहिए। हाँ, अगर एक जीरो एंड में होता तो वो सार्थक अंक हो जाता, ठीक है। पॉइंट बदलेंगे नहीं, या जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और अगर मैं यहाँ पर जीरो लगा दूं तो वो सार्थक अंक है, लेकिन ये 3 सार्थक अंक होंगे फिर ना। अगर मैं जीरो लगा दूं तो ये 3 सार्थक अंक होंगे, ये सार्थक अंक नहीं होंगे, ठीक है। तो इनिशियल जीरो आपके सार्थक अंक नहीं होते हैं। 5वां पॉइंट, वैज्ञानिक संकेतन जो होता है n इंटू 10 टू द पावर n, तो ये सार्थक अंक नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यानी कि इसको आप कंसीडर ही नहीं करोगे। जैसे मैंने लिखा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8, तो इसको तो आप भूल ही जाओ, ये सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर ये है, तो आपको यहां काउंट करना है, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 हैं। तो इस पूरी की पूरी टोटल संख्या में केवल और केवल क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं। क्या लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में 10 टू द पावर n वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, बस बात खत्म। बाकी सिग्निफिकेंट के रूल वही हैं इसके लिए जो मैंने अभी तक पढ़ा है। लास्ट, इसको रूल तो नहीं कह सकते लेकिन नॉट लिख दो इसको, पॉइंट को, जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं,
उनके नंबर और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है शुद्ध पदार्थ और कांस्टेंट वैल्यू के लिए सिग्निफिकेंट फिगर जो आएगा वो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। जैसा मैंने लिखा ये चौक है ना, अब मैं पूछूं इस चौक का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा तो आप इनफाइनाइट लिखोगे। मैंने लिखा 2 पेंसिल है मेरे पास, उस पेंसिल का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, तो आपको 2 पे ध्यान नहीं देना कि 2 पेंसिल है तो 2 होगा, नहीं। जो प्योर सबस्टेंस होते हैं, जैसे मैं लिखूं 6 केले हैं, ठीक है, 6 बनानाज है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे तो आप लिखोगे इनफाइनाइट। यानी कि कोई शुद्ध पदार्थ है, उस पदार्थ का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। और कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू बोले तो जैसे एवोगैड्रो नंबर है, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, पढ़ा है ना आपने, 1 मोल जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर होता है, पता है ना। तो अगर मैं कहूं एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमेशा सार्थक अंक कितने आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा पाई, अभी देखो पाई की वैल्यू फिक्स है, तो पाई के लिए क्या होगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या, सार्थक अंक, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो जैसे मैंने कहा पेंसिल हो गया, पेन हो गया, कोई प्योर सबस्टेंस है तो उसके लिए तो हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं। और कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है उस पर नहीं जाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो अभी आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। समझ में आ रही बात। वैसे तो एवोगैड्रो नंबर क्या होती है, 6.02 × 10⁻23 होती है, लेकिन उस पर नहीं जाना आपको, मैंने कहा ना एवोगैड्रो नंबर लिख दिया मतलब इनफाइनाइट है, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, फिक्स कर दी गई है। तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के लिए और प्योर सबस्टेंस के लिए आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, इनका राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ये सारे के सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।